ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग होम असाइनमेंट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। So in first question, given the compound is used for making nylon is 43.8% oxygen. There are 4 oxygen atoms per molecule. What is the molecular weight of the compound? So what you have to do is कि आपके पास ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन है और उसमें से आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। So what you'll assume that molecular weight of the compound is let's say x. ठीक है, उसका 43.8% निकाल के ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकाल लो और वो 4 ऑक्सीजन एटम्स के मास के बराबर है। फ्रॉम दैट यू विल गेट द आंसर। एक बार करके देखिए फटाफट जो मैंने बोला। Let us assume that molecular weight is let's say x. तो molecular weight x का मतलब इसके एक मॉलिक्यूल का मास x AMU हो गया और मोल्स के टर्म में लिखेंगे तो x ग्राम हो गया बेसिकली, है ना। अब इसका x का 43.8% आप कैलकुलेट कर लो, ये आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन इन वन मॉलिक्यूल, राइट। और ऑक्सीजन में कितने कितने एटम दे रखे हैं? 4 एटम्स। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 into 16. सो x into 43.8 upon 100 is equal to 4 into 16, राइट। यहाँ से सॉल्व करके x निकाल लीजिएगा तो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड पार्ट के लिए देखो, मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया था। Fe.93 O करके दिया था मैंने, तो Fe.96 O दिया हुआ आपकी बात, और इसमें आयरन 2 ऑक्सीजन स्टेट में, एक +2 ऑक्सीजन स्टेट में और एक +3 ऑक्सीजन स्टेट में। और मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि आप इसके मोल्स x और 1 - x मान लो अगर मोल फ्रैक्शन लिखना है तो। सो लेट मोल्स ऑफ Fe2+ is equal to x. So definitely Fe3+ will be 0.96 - x because total iron is 0.96 moles. ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अपने को चार्ज बैलेंस करना है, तो आयरन का जितना टोटल चार्ज है वो ऑक्सीजन के चार्ज के इक्वल आ जाएगा। सो x into 2 plus 0.96 minus x into 3, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? 2, बिकॉज 1 मोल ऑक्सीजन। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा x आ जाएगा और बाद में आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ Fe2+ पूछा है। Fe2+ के मोल्स x हैं और टोटल मोल्स कितने हैं? 0.96 into 100 या into फ्रैक्शन में लिखना है, बस ये रिपोर्ट कर दीजिए। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन ओके। थर्ड क्वेश्चन लिखा है 16 ग्राम ऑफ SOX occupies 5.6 लीटर एट 1 atmosphere 273 केल्विन, देन वैल्यू ऑफ x। तो देखो, आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है कि एट 1 atmosphere 273 केल्विन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस जो होता है जैसे एक्चुअली 22.4 लीटर्स। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें पहले, so this comes out to be 5.6 divided by 22.4 which is 1/4। और मोल निकालने का एक और तरीका आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास इज गिवन 16, मोलर मास आ जाएगा 32 + 16x, और इसको हम लोग किसके इक्वल कर सकते हैं? 1/4 के। यहाँ से सॉल्व करके x निकाल लेंगे। ओके, then comes question number 4. Question number 4 में it's given recent controversial efforts to generate energy via cold fusion of deuterium atom has centered on the remarkable ability of iridium atom to absorb such as 1120 times its own volume of deuterium gas at 1 atmosphere 0 degree Celsius. The number of deuterium atoms per 10 atom of palladium in a piece of fully saturated palladium metal. आपको डेंसिटी ऑफ पैलेडियम दे रखा है और एटॉमिक मास ऑफ पैलेडियम दे रखा है। तो उसने बोला हुआ है कि पैलेडियम का अपना जितना वॉल्यूम होता है उसका 1120 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कराना है। इज दैट ओके? पहले क्वेश्चन एक बार देख लो फटाफट।
that palladium metal to absorb as much 1020 times its own volume of deuterium. तो उसने बोला 10 एटम पैलेडियम पे कितना अब्सॉर्ब कराना है हमें सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर हमारे पास 10 एटम ऑफ पैलेडियम है तो सबसे पहले हम इसका मास निकाल सकते हैं। So mass will be 10 divided by 106.2. Sorry, 10 atoms we have. तो अगर हम एक एटम का मास लिखेंगे पहले, so this is 106.2 divided by Avogadro's number. ये एक मोल का मास था तो एक एटम का मास हो गया into 10. ये आपके मास ऑफ 10 एटम्स आ गया। अब आपको डेंसिटी गिवन है तो उससे अगर हम वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 10 एटम्स, तो this will come out to be mass upon density. और अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ड्यूटेरियम एब्सॉर्ब हो रहा है वो इसके अपने वॉल्यूम का 1120 टाइम्स एब्सॉर्ब हो रहा है। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ड्यूटेरियम, ये 106.2 into 10 upon Na into 11.98 into 1120 ml। और ये जो एब्सॉर्ब हो रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। तो इससे आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो फिर से। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी, इसको अगर हम V मान लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी वॉल्यूम अपॉन 22.4, या ml में दिया हुआ है तो 22400, ये मोल्स आ गए। आपसे पूछा है नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम, मोल्स आ गए तो इसमें एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। सो नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम्स विल बी इक्वल टू 106.2 into 10 into 1120 divided by Na into 11.98 into 22400 into Na। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आप आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए फटाफट, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहा हूँ। सर एक बार क्वेश्चन को और समझा दीजिए, फोर्थ क्वेश्चन जो है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसे तो देखो पहले तो लैंग्वेज में थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करने के लिए लैंग्वेज टेक्निकल लिखा गया है। रिसेंट कंट्रोवर्शियल एफर्ट्स टू जनरेट एनर्जी वाया कोल्ड फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम एटम हैज सेंटर्ड ऑन अ रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ पैलेडियम एटम टू एब्सॉर्ब। यहाँ तक की बात तो मतलब सिर्फ क्वेश्चन को लेन देन करने की है। आईआईटी के पेपर में ऐसा बहुत कॉमनली किया जाता है, किसी भी क्वेश्चन को अगर टेक्निकल करना होता है तो जबरदस्ती उसका लैंग्वेज बढ़ा दो। दिस इज वन ऑफ द वे। तो हमें पहले क्वेश्चन में वो पार्ट ढूंढना होता है जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट में लिखा है एज मच 1120 टाइम इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ द ड्यूटेरियम गैस एट 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब पैलेडियम का जितना वॉल्यूम है वो उसका 1120 टाइम्स वॉल्यूम ड्यूटेरियम का एब्सॉर्ब करेगा। सो दैट मींस अगर आप पैलेडियम का वॉल्यूम एक बार निकाल लो तो उस पे जो ड्यूटेरियम एब्सॉर्ब होगा उसको 1120 टाइम्स कर देना। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 10 एटम ऑफ पैलेडियम अगर किसी पीस में है तो उसमें कितने ड्यूटेरियम एटम एब्सॉर्ब होंगे ये आपको रिपोर्ट करना है। तो हमने क्या करा, पहले 10 एटम पैलेडियम का मास निकाला। एक एटम का मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाय एवोगाड्रोस नंबर। फिर उसका वॉल्यूम निकाल लिया डेंसिटी डिवाइड करके। वॉल्यूम आने के बाद उसका 1120 टाइम्स कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ ड्यूटेरियम आ गया। अब ड्यूटेरियम का वॉल्यूम आ गया तो उससे मोल्स निकाल लो, बिकॉज आपको वॉल्यूम दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस। 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है। जो वॉल्यूम आया उसमें 22400 से डिवाइड करा तो मोल्स आ गए। मोल्स में एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो फिर से आएगा। ओके, सॉल्व तो कर लेंगे ना क्या? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट मूव्स टू क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, it's given a solution contains 0.018 gram per ml of a substance X whose molecular mass is 64000. It is found that 0.27 ml of oxygen at 760 mm and 300 Kelvin will combine with the amount of X contained in 1 ml of this solution. The number of oxygen molecules combined with each molecule of X. तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको X का वॉल्यूम रिपोर्ट करना है। तो क्वेश्चन में देखो उसने लिखा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 0.18 ग्राम पर ml ऑफ सब्सटेंस X है जिसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है आपको, और उसमें लिखा हुआ है कि 0.27 ml ऑक्सीजन 760 mm और 300 केल्विन पे इसके साथ कंबाइन हो रही है, ठीक है, विद 1 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हमारे पास सबसे पहले 1 ml X है
तो इसका मतलब हुआ 0.18 ग्राम x हो गया। अगर 0.18 ग्राम x हो गया तो 0.18 डिवाइडेड बाई 64,000 ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ये पॉइंट समझ आया पहले, मास अपॉन मोलर मास से। ठीक है, फिर अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ x लिखना है तो अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है उसके मोल्स निकालने हैं, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, Pv is equal to nRT। प्रेशर दिया है 760 mm, ये 1 एटमॉस्फेयर हो गया। वॉल्यूम आपको दिया है 0.27 ml, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर्स में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन n आ गया हमारे लिए, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन। यहाँ से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया, इसमें एवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन में आपको 0.08 बोला है लिखने के लिए, तो आप 0.08 लिख दो। सर हाँ बेटा, सर ये PV इज इक्वल्स टू nRT से वहां से समझ में नहीं आया। मैंने आइडियल गैस इक्वेशन सिखाई थी ना आपको, Pv is equal to nRT। तो प्रेशर लिखना है एटमॉस्फेयर में, सो 760 mm 760 बाय 760 बिकॉज़ 1 एटमॉस्फेयर है 760 mm ऑफ करी तो 1 एटमॉस्फेयर हो गया। वॉल्यूम को लीटर्स में पुट करना है, सो 0.27 अपॉन 1000 बिकॉज़ मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया है, इसके बाद nRT फॉर्मूला ही तो है। बस अब आपसे पूछा है कि 1 ml तो आपके पास x के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ x। x के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाएंगे यहाँ से। so नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू n into Na। बाद में दोनों मॉलिक्यूल्स का रेशियो दे देंगे। आगे सॉल्व कर लोगे, हमारे पास x के मॉलिक्यूल्स आ गए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ गए, दोनों का रेशियो रिपोर्ट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन, ऑल्दो ये डीपीपी अपने आप में थोड़ी टफ थी, मोर और लेस एडवांस लेवल क्वेश्चन थे, बट ठीक है आपने काफी प्रैक्टिस कर ली थी इसलिए मैं सोचा आपको एक बार एडवांस लेवल क्वेश्चन से कराएंगे। तो दिस डीपीपी कंटेन्स मेनी इसका क्वेश्चंस। आंसर डिफरेंट आ रहा था थोड़ा। डिफरेंट ही आएगा, वो आपने सॉल्विंग पेपर करके मैं सही करा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली में, आपने कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर कर दिया हो सकता है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करो, फिर अगर आपको अपना फॉल्ट नहीं मिलेगा तो बताइएगा, फिर मैं चेक करूंगा। सर 495 आ रहा था सर, 495 आ रहा था। जो आंसर दिया वही आएगा एग्जैक्ट। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, चेक करना अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बताइए। It's given a sample of ammonia contains only 1H1 and 1H2 isotope of hydrogen in 4:1 ratio, and nitrogen 14 and nitrogen 15 isotope of nitrogen in 3:1 ratio। तो पहले आप दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकाल लोगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। दिस कम्स आउट टू बी 1 into 4 plus 2 into 1 upon 4 plus 1। ठीक है, so this comes out to be 6 by 5 is 1.2। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन अगर हम निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन निकाला सबसे पहले हमने, फिर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो। तो वो अपने लिए आएगा, दिस इज 14 into 3 plus 15 into 1 by 3 plus 1। ये सॉल्व करके बताऊं एक बार कितना है। इसको सॉल्व करो एक बार जल्दी से, अगर एग्जैक्ट आंसर पे निकालना है तो 14.25 15 पॉइंट सर 14.25 ये 14.25 So your voice is not coming.
ये वैल्यू आ जाएगी 14.25। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया निकालेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 14.25 प्लस 1.2 into 3, ये निकालिए कितना आ रहा है? तो मेरी समझ से 17.85 आ रहा है। 17.85 आगे परफेक्ट। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, तो जिस भी फॉर्म में बन रहा है मुझे नहीं पता। सो दिस इज 1.785 मिलीग्राम दे रखा है डिवाइडेड बाय 17.85, सो दिस कम्स आउट टू बी 10 to the power -4। ठीक है, नाउ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। So this is 6 into 10 to the power 23 into 10 to the power -4. This is 6 into 10 to the power 19. ओके, अभी तक यहाँ का कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब उसने बोला हुआ है कि इसके अंदर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो आपको पता है कि 1H1 में कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा, 1H2 में एक न्यूट्रॉन होगा, नाइट्रोजन 14 में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, और नाइट्रोजन 15 में 8 न्यूट्रॉन। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सबके नंबर निकालने। सो नंबर ऑफ 1H1 अगर हम निकालेंगे तो 6 into 10 to the power 19 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है हमारे पास टोटल। इसका 3 टाइम्स कर देंगे तो हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, और वो 4:1 रेशियो में डिवाइडेड है। फिर नंबर ऑफ 1H2 एटम्स निकालेंगे तो दिस इज 6 into 10 to the power 19 into 3, और ये 1/5 है। फिर नंबर ऑफ नाइट्रोजन 14 अगर निकालेंगे तो दिस इज 6 into 10 power 19 into सर 4/5 और 1/5 को मल्टीप्लाई क्यों किया वो बता दीजिए। बेटा अगर हमारे पास कोई भी एक सपोज करो 100 रुपए है और उसको मुझे दो लोगों में 4:1 में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे बताओ। हमारे पास 100 रुपीज है, 4/5 से डिवाइड करके किया हुआ, एक बार ध्यान से देखो। अगर हमारे पास 100 रुपीज है और हमें उसे 4:1 रेशियो में डिवाइड करना है, तो हाउ वी डिवाइड? 4/5 एक को दे देंगे, 1/5 दूसरे को दे देंगे। सिमिलरली 3:1 में डिवाइड करना है तो 3/4 एक को देंगे, 1/4 दूसरे को देंगे। अभी समझ आया? ये नंबर निकाल लिया हमने, इसके बाद आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया? अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। बस फटाफट नंबर कैलकुलेट करते जाओ। इसमें तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं आएगा, 0 हो गया। इसमें कैलकुलेट करेंगे तो एक न्यूट्रॉन आता है, एग्जैक्टली सेम नंबर आ जाएगा। सो 6 into 3/5 into 10 to the power 19। इसके अंदर आओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 आएंगे, सो 6 into 10 power 19 into 3/4 into 7। और इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखेंगे तो 6 into 10 power 19 into 1/4 into 8। टोटल लिखना है आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सम कर दीजिए। 6 into 10 power 19 कॉमन कर दीजिए, पहला वाला नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कैसे निकाला है? ऐसे नहीं करो, इसका 6 into 10 power 19 कॉमन करके बाकी सिंपलीफाई कर लो फटाफट। सो इट इज 3/5 plus 21/4 plus 8/4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व करके देखते हैं। समझ में तो आ गया ना पूरा पार्ट? पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और अपने आप में टेक्निकल क्वेश्चन। अभी चूंकि सॉल्विंग सिखानी थी इसलिए इतना लंबा सवाल हो रहा है, अदरवाइज अगर आप अपने एंड से सॉल्व करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। समझाने के लिए मैंने अभी सारी चीजें एलैबोरेट करके लिखी। पहले हमने एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाला, फिर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन निकाला, फिर हमने अमोनिया मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाला, फिर उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाले, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स निकाले,
फिर हमने इंडिविजुअली 1s1 1s2 नाइट्रोजन 40 नाइट्रोजन 15 इन सबके आइटम्स निकाले और फिर हर आइटम के अंदर जितने करस्पॉन्डिंग न्यूट्रॉन्स थे उनको मल्टीप्लाई करा और फिर टोटल नंबर निकाला। आपको आंसर इनटू 10 बार 18 में रिपोर्ट करना है, तो पेपर सॉल्व करके देखो, मुझे लगता है ये परफेक्टली सॉल्व होगा। तो एक लोग चेक कर लो, अगर फाइनल आंसर आ जा रहा है तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं फिर से चेक करूंगा क्वेश्चन। वो लोग चेक कर लो जिन्होंने 495 निकाला था, बस एक बार चेक कर लो, अगर आपका आंसर सही आ जा रहा है तो परफेक्ट। सर हमने n का सिंबल माइनस में क्यों लिखा हुआ है? n माइनस, n जीरो लिखा है ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो लिखते हैं, नॉट चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है ना, तो उसके ऊपर चार्ज जीरो लिखा है। बस सही है, 471 एंड 18 है। यस सर आपने 6.023 क्यों नहीं लिया था इसमें? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन भी तो पढ़ो बेटा। क्वेश्चन में na की वैल्यू n प्लस 6 into 10^23 गिवन है, नहीं गिवन होता तो हम वही लेते जो दिया था। ठीक है, चलो आगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। आप न्यूट्रॉन स्पेस निकाला है। क्या करेंगे या सर आ गया ना, चलो ओके। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 हां 7 में लिखा है वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग CH4 एंड नाइट्रोजन द मोल रेशियो 1:3। तो पहले इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। सो एवरेज मॉलिक्यूलर मास विल बी 1 into 16 plus 3 into 28 divided by 1 plus 3 और बाद में वेपर डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास बाय 2 लिखते हैं। ठीक है, then question number 8. Question number 8, it is given in a container equal number of moles of ethane and sulfur dioxide are present at 760 mm mercury and 546 Kelvin temperature. If all the ethane molecules are replaced by same number of molecules of ethyne, then the molar mass of the gaseous mixture will be, तो देखो हमारे पास equal number of moles of ethane and sulfur dioxide है। ethene means C2H4 and SO2, ये दो सब्सटेंस है हमारे पास। उसने बोला if all the ethene molecules are replaced by same number of molecules of ethyne, then the molecular mass of the gaseous mixture। तो आपको क्या करना है कि दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन को इथाइन से रिप्लेस करेंगे मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास x मोल्स ऑफ C2H2 हो जाएगा प्लस x मोल्स ऑफ SO2 हो जाएगा। आपको इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास लिखना है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास विल बी x into 26 plus x into 64 divided by 2x। इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा 7 में बेटा वेपर डेंसिटी मिक्सचर दे रखा है CH4 और नाइट्रोजन का मोलर रेशियो 1:3 है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? A into M1 plus B into M2 upon A plus B। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला moles of a substance into its molar mass plus moles of other substance into molar mass upon total moles। और वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास का आधा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको प्रेशर कैलकुलेट करना सिखाया था। तो इस क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से कि जो बैरोमीटर बना के दिया गया है उसमें यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो 180 होगा हमारे लिए, बॉटम पे जहां मरकरी दिखा रहा है, और वो प्रेशर किसकी वजह से आएगा? मरकरी के कॉलम की वजह से प्लस गैस के प्रेशर की वजह से। सो दैट मींस क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारा 1 atm प्रेशर होगा वो इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी होगा। तो ये 76 सेंटीमीटर मरकरी दे रखा है, प्रेशर ऑफ गैस निकालना है और मरकरी की हाइट 45 सेंटीमीटर दे रखी है।
यहाँ से प्रेशर ऑफ गैस कितना आ जाएगा 31। ठीक है, समझ आया। और ऐसे लास्ट 10th क्वेश्चन में क्या करा है, 3-4 लिक्विड ले लिए गए तो सबके प्रेशर लिखने पड़ेंगे। तो मैंने आपको मरकर लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर बताया था एच रो जी, बताया था, याद है प्रेशर। और नेक्स्ट केस में अगर हम प्रेशर लिखेंगे तो इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड 3 प्लस प्रेशर ऑफ मर्करी। वन एटीएम बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि आपको बताया था ना कि जो लिक्विड मर्करी का लेवल होता है उसमें एक लेवल पे प्रेशर सेम होता है। बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट बताया था ना आप सर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट कर दीजिए। 9 और 10 का सेम कॉन्सेप्ट है। आपको ने मर्करी का बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, जब हम लोगों ने गैसेस में एसटीपी सिखाया था आपको, तब आपको कॉन्सेप्ट बताया था इसका। अब अगर आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो फिर तो मुश्किल है। देखो एडवांस लेवल के क्वेश्चन के पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर आप कुछ भी मिस कर जाओगे तो नहीं याद आ पाएगा। ऐसे मैंने बैरोमीटर बना के दिखाया था और आपको बताया था कि लिक्विड के एक लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो यहाँ से अगर 1 एटीएम प्रेशर लग रहा है तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो इस मर्करी हाइट की वजह से लगेगा। स्टैंडर्ड बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1 एटीएम की वैल्यू 76 सेंटीमीटर मर्करी होती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब जो मैं डिफॉल्ट पैटर्न दूसरा बैरोमीटर दिया है उसमें क्या है, यहाँ पे नॉर्मली वैक्यूम होता है। अभी जो दूसरा बैरोमीटर है उसमें एक गैस का प्रेशर और आ गया, तो जो 76 सेंटीमीटर 1 एटीएम प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ गैस प्लस मर्करी दोनों के प्रेशर के इक्वल हो। तो गैस का प्रेशर कितना आ जाएगा 76 माइनस 45। ठीक है। सिमिलरली अगले वाले सवाल में यही काम करना है। अगले वाले सवाल में क्या करना है कि हमारे पास तीन गैसेस, तीन अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, तो आपको लिक्विड्स की वजह से प्रेशर निकालना सिखाया था। क्या फॉर्मूला सिखाया था, एच रो जी, याद है। लिक्विड्स की वजह से जो हम लोग प्रेशर निकालते हैं दैट इज कैलकुलेटेड एज एच रो जी। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था, याद है, एच रो जी। बस वही फॉर्मूला लगाते जाना है। तो पहला फॉर्मूला लिखेंगे 76 सेंटीमीटर इनटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इनटू जी। फिर गैस का प्रेशर आपको निकालना है, वो मर्करी के टर्म में निकालेंगे। लिक्विड की वजह से प्रेशर कितनी दे रखी है 13.6 सेंटीमीटर, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इनटू जी। अब ऐसे ही सारे लिखते चले जाना। दूसरे वाले लिक्विड के लिए प्रेशर हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर, डेंसिटी 3.4 इनटू जी। तीसरे वाले के लिए लिखेंगे तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर 6.8 इनटू जी। और चौथे वाले के लिए 15 सेंटीमीटर मरकरी है तो 15 इंटू रो मरकरी इंटू जी। यहाँ से सिंप्लीफाई करके प्रेशर ऑफ गैस निकालो, तो जी तो कट जाएगा पूरे प्रोसेस से। मरकरी की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो जो भी प्रेशर आएगा उसको हम लोग हाइट ऑफ मरकरी में रिपोर्ट कर देंगे। कर लोगे सॉल्व आगे या कर दो। प्रेशर ऑफ गैस अगर हम लोग लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 76 माइनस 15 माइनस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू 13.6 प्लस 3.4 इंटू 20 प्लस 36 इंटू 6.8। इसको सॉल्व कर दीजिए। Pressure of gas will be equal to 76 minus 15 minus 13.6 plus 20 into 3.4 plus 36 into 6.8 divided by density of mercury.
मरकरी की डेंसिटी 13.6 होती है, उससे डिवाइड करिएगा तो आपका फाइनली प्रेशर ऑफ गैस सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में आ जाएगा। कर लोगे आगे सॉल्व? सर हाँ बेटा, सर जो पहला क्वेश्चन था उसमें कैनिज़ारोस प्रिंसिपल नहीं यूज कर सकते? कर सकते थे भाई, सेम लॉजिक ही तो। सी देखो, हमेशा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देयर आर मल्टीपल वेज, वी आर सॉल्विंग साइंस, सो इट इज ऑलवेज ट्रू। आप कोई भी टेक्निक लगा सकते हो, आप मोल की टेक्निक लगा सकते हो, आप कैनिज़ारो प्रिंसिपल लगा सकते हो, दैट इज अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर तो फिर उसमें एटम वेट जो था वो 16 रखना चाहिए था कि 64? उसमें 4 एटम लिखा ना, देखो जब हम लोग मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं तो एक एटम मान के लिखते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उसमें 4 ऑक्सीजन एटम है, तो आपको 4 टाइम्स ऑफ द मास लेना पड़ेगा। ओके सर। जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास था वो 16 होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में गिवन है ना कि उसमें 4 ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल है, तो हमारा जो प्रिंसिपल था उसके हिसाब से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में एक एटम होता है। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके सर। ओके, अब हम अपने चैप्टर पे वापस पहुंचते हैं। इन आवर चैप्टर लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ मोल्स इन द केमिकल इक्वेशंस, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब होता है इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पैकेज वाली प्रॉब्लम अगली क्लास में डिस्कस करा दूंगा, अभी थोड़ा पढ़ा दूंगा आपको ताकि आप कल क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि कल ही अपने पास दूसरा लेक्चर भी है, सो आई वांट कि आपको थोड़ा होमवर्क दे पाओ, कल हम लोग पैकेज डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में N2 + H2 gives NH3 ये केमिकल इक्वेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड करते हैं। तो जैसे हमने एक इक्वेशन को बैलेंस किया तो हमने एक दोनों साइड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस करके लिखा, तो इक्वेशन हो गई N2 + 3H2 H2 NH3, ये हमारी केमिकल इक्वेशन होगी। अब इसमें जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आ रहा है 1, 3 and 2, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। अब देखो मोल्स का एप्लीकेशन पार्ट सीखना है हमें केमिकल इक्वेशन में, तो फटाफट नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, राइट डाउन इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे को हम लोग लॉ ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं, हम लोग केमिकल इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट लिखिए, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, in a balanced chemical equation, reactants reacts in a mole ratio of, in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation, reactants reacts in a mole ratio of their respective stoichiometric coefficients, in a balanced chemical equation, reactants reacts in a mole ratio of their respective stoichiometric coefficients. In a balanced chemical equation, reactants reacts in a mole ratio of their respective stoichiometric coefficients. And the product is formed. And the product is formed. And the product is formed in the mole ratio of, and the product is formed in the mole ratio of its respective stoichiometric coefficient. ठीक है, अब इस बात को समझना है। तो जैसे हमने इक्वेशन लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है।
तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर आपने कोफिशिएंट लिखा हुआ है 1:3:2, तो इसका मतलब हुआ किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर 1 मोल नाइट्रोजन will react with 3 moles of hydrogen and it will produce 2 moles of ammonia. तो देखो मोल्स का कोई कंजर्वेशन नहीं होता, कंजर्वेशन केवल मास और चार्ज के लिए होता है. मोल्स के केस में किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का रेशियो है उसी रेशियो में रिएक्शन होगी. तो जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं. हाँ बेटा, तो अगर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस लैग कर रही थी. ओके, सो नाइट्रोजन और मैंने बोला कि अगर हमारे पास कोई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इट्स N2 + 3H2 gives 2NH3. सो N2 + 3H2 gives 2NH3 इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे कोएफिशिएंट्स है 1:3:2. पहले कोएफिशिएंट क्लियर हुआ आपको? Your coefficients are 1:3:2. It means अगर हमारे पास नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट करेगा और इससे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगा. एंड इट्स अ रेशियो. सो रेशियो मींस अगर नाइट्रोजन के 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन के 6 मोल्स रिएक्ट करेंगे और अमोनिया के 4 मोल्स फॉर्म होंगे. यानी कि किसी भी टाइम पे केमिकल इक्वेशन के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मोल्स रिएक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड क्लियरली, दैट विल बी इन अ रेशियो 1:3. और जो भी अमोनिया का प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अगर हम नाइट्रोजन और अमोनिया का रेशियो चेक करेंगे तो इट विल बी 1:2. और अगर हाइड्रोजन और अमोनिया चेक करेंगे तो इट विल बी 3:2. इसका मतलब किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे लिए मोल के लिए रेलेवेंट है. मतलब अगर आपने किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया हुआ है तो आप उस पर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते. अगर आपको मोल्स अप्लाई करना है तो पहली प्राइमरी कंडीशन क्या होगी कि आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है. बैलेंस करने के बाद जो आपके पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स आएंगे, जैसे इस इक्वेशन में 1, 3, 2 आ रहा है, तो उनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का एडवांटेज क्या हुआ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स हमेशा 1:3 रेशियो में जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उस रेशियो में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट भी उसी करस्पॉन्डिंग रेशियो में फॉर्म होगा. तो मैंने आपको स्टेटमेंट में लिखा है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन reactants are reacting in the mole ratio of their respective stoichiometric coefficients and the product is formed corresponding to and the product is formed in the mole ratio of its corresponding stoichiometric coefficient. ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो अब देखो, अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने 9th 10th लेवल पे ये क्वेश्चन मास के बेसिस पे सॉल्व किया हुआ है. अभी भी आप कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. बट चूंकि फ्यूचर में हम लोग थोड़ा टेक्निकल सवाल डील करेंगे तो इट इज गुड कि आप पहले मोल वाला टेक्निक सीखो, बिकॉज इट इज रेलेवेंट. आपको मोल का जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो सीखना पड़ेगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. इसलिए कोशिश करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को मोल से ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट. सपोज करो सबसे पहले क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करते हैं, सपोज करो हमने अमोनिया गैस को डिकम्पोज कराया और इससे बनाया N2 + 3H2 और इसका हमारे पास लेट से 34 ग्राम. तो लेट से वी टेक 51 ग्राम. तो पहला क्वेश्चन ये लिखो, write down from 51 gram of ammonia, from 51 gram of ammonia find the amount of nitrogen and hydrogen formed. Find the amount of nitrogen and hydrogen formed from the 51 gram of ammonia. Find the amount of nitrogen and hydrogen formed. Also find the volume of the gases produced. Also find the volume of gases produced. Also find the volume of gases produced at STP. तो सबसे पहले 51 ग्राम ऑफ अमोनिया दे रखा है, इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 मोल बना. ठीक है,
अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बोला है कि हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3:1:2 और 3 में रेशियो में चलेगा। तो अगर अमोनिया के 2 मोल्स कंज्यूम होंगे तो नाइट्रोजन का 1 मोल फॉर्म होगा और हाइड्रोजन का 3 मोल्स फॉर्म होगा। और सिंपली यू कैन से इसका अगर 1 मोल होगा तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। और एक्चुअली में हमें कितना कंज्यूम कराना है 3 मोल, तो इट विल बी 3/2 मोल एंड इट विल बी 9/2 मोल्स। और फिर इसको आप करस्पॉन्डिंग मास में कैलकुलेट कर देंगे, ये 42 ग्राम्स आ जाएगा और ये 9 ग्राम्स आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करके भी देखो तो भी काम करेगा। सो इट विल बी सिंपली amount of reactant is 51 ग्राम। और अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चेक करेंगे ये सॉल्व हो जाएगा 42 + 9 अगेन 51 ग्राम। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोग मास से सॉल्व कर लो, बट अभी आपको टेक्निक सीखनी है कि आप मोल्स के रेशियो से सॉल्व करना सीख जाओ, बिकॉज़ इट इज इंपॉर्टेंट। फ्यूचर में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी टेक्निक से सॉल्व होंगे। स्टार्ट में आपको बहुत आसान क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। तो आपको पहला काम क्या करना है कि कोई भी इक्वेशन आपको जो मोल्स के फॉर्म में गिवन होगी उसको पहले आपको बैलेंस करना है। बिना बैलेंस करे कोई भी मोल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट। एक बार आपने इक्वेशन बैलेंस कर ली, फिर जिस भी सब्सटेंस के आपको मोल्स मास दे रखा है या मोल्स दे रखे हैं तो पहले मोल्स कन्वर्ट करना है। मोल्स के बाद जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में रिएक्शन होगी और फिर आपने जो मोल्स कंज्यूम कराए उसके अकॉर्डिंग में आप प्रोडक्ट चेक कर लो। ठीक है, समझ आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। सर ये 1:1/2:3/2 क्यों होगा, कैसे होगा? बेटा रेशियो है ना, रेशियो कैसे लिखते हो? हमारा रेशियो था 2:1:3, ये समझ आया? अब जब रेशियो 2:1:3 है तो अब आप इसमें किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। रेशियो में कंडीशन तो पता है आपको, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी डिवाइड करो, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। सो दिस बिकम्स 1:2.5:3। फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा रेशियो सर तो 1/2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें अल्टीमेटली सॉल्व करने के लिए 3 बोल चाहिए ना। अगर आपको सेकंड स्टेप से नहीं डायरेक्ट 3 से समझ आ रहा तो डायरेक्ट 3 से कर लो। सी these steps are not necessary। आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पहले 2:1:3 था तो उसको 1:2.5:3 कर लिया तो 3 से 3:3:2 आ गया। आप डायरेक्टली 3 मोल से लिख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देयर इज नो नीड कि आप इतना लिखो। समझ गए ना? अब किसी को नहीं क्लिक करेगा कि 2 से 3 में कैसे कन्वर्ट करा तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे। ओके हमारे पास एक सब्सटेंस है C4H10। देयर इज नो नीड कि आप 1 में कन्वर्ट करो। आप 2:1:3 दिया था तो 3:3/2 9/2 डायरेक्ट लिख लेते तो चल जाता मेरे। बट अगर आपको डायरेक्ट नहीं क्लिक कर रहा तो आप एक बार 1 में कन्वर्ट कर लो। दिस इज जस्ट लाइक यूनिटरी मेथड जैसे लगाते हैं कि x में पता है फिर 1 में पता है फिर y में निकालते हैं, तो वही टेक्निक लगा दी। अगर आपको डायरेक्ट क्लियर है तो आप बिना 1 वाला स्टेप लिखे भी डायरेक्ट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर वॉल्यूम रह गया, वॉल्यूम रह गया। सर आपने अब वॉल्यूम निकलना है तो आपके पास नंबर ऑफ पोल्स आ गए थे, उसमें बस 22.7 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम स्टेप पे अगर आपको वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लिखना है सो दिस बिकम्स 3/2 into 22.7 liters। और यहीं पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे सो इट इज 9/2 into 22.7 liters। ठीक है, सर आपने 3/2 को 20 से मल्टीप्लाई कराया। कैसे बोलना, क्या बोल रहे हो? सर आपने जब 3/2 को 20 से मल्टीप्लाई कराया। हाइड्रोजन का मास है ना 28 N2 मोल्स में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मास आएगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। पर स्क्रीन में दिख नहीं रहा।
कौन सा पार्ट नहीं समझ पा रहा हूँ अभी? ठीक है, अब क्लियर है? देखो एक बार। हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये वॉल्यूम जो है वो एसटीपी के लिए ना? हाँ, क्वेश्चन में बोला था मैंने वॉल्यूम एट एसटीपी। ओके सर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग। हमारे पास सब्सटेंस है C4H10, इसको हमने ऑक्सीजन के। हाँ सर बोलो बोलो। 22.7 की जगह 22.4 आपने बताया था लेक्चर में एक। बेटा 1 एटमॉस्फेयर 273 पे 22.4 होता है, एसटीपी पे 22.7 होता है। कितनी बार ये चीज बता चुका हूँ, बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। whenever it is given STP means होता है 1 बार 273 केल्विन। 1 बार 273 केल्विन पे एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। पुराने एसटीपी के टाइम पे इसको 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन लिखते थे। 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पे एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। STP लिख के आएगा 22.7 यूज करना है। 1 एटमॉस्फेयर 273 लिख के आएगा 22.4 यूज कर लेना। स्कूल के लिए मैंने बोला था कि आप 22.4 भी यूज कर दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। सिर्फ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम में ध्यान रखना है दैट इट मस्ट बी 22.7 बिकॉज 2003 के बाद ये अपडेट हो चुका है, एनसीईआरटी बुक में भी अपडेटेड है। तो अब आप आउटडेटेड यूनिट नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए बार बार आपको उसको याद करा रहा हूँ। 22.4 इतना कॉमन है कि उसको सही करा पाना इम्पॉसिबल हो चुका है। कोई झूठ 100 बार बोल दो तो सच लगने लगता है, वैसी वाली प्रॉब्लम है। क्या करूं, लोगों ने 100 साल तक 22.4 लीटर पढ़ा, अभी 22.7 हो गया तो परेशानी तो होगी ना थोड़ी सी। बट इट इज अपडेटेड, तो आपको अपडेटेड ही याद रखना है क्योंकि आपको एडवांस लेवल पेपर लिखना है। आपको मेंस लेवल पे और बोर्ड लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 22.4 भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं कर रहा आपका सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो C4H10 है, इसका ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराया हमने और इससे CO2 एंड वाटर बनाया हुआ। ठीक है, अगर इसका हमारे पास 5.8 ग्राम है तो क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड for the complete combustion of, how many grams of oxygen is required for the complete combustion of 5.8 gram of 5.8 gram of butane. Also calculate the amount of carbon dioxide produced and water formed. Also find the amount of carbon dioxide and water formed. So check कर लो question. How many grams of oxygen is required for the combustion of 5.8 gram of butane? Also find the amount of carbon dioxide and water formed. देखो पहला काम क्या करना है, इक्वेशन जो लिखी है वो बैलेंस नहीं है, सो फर्स्ट स्टेप में आपको इक्वेशन बैलेंस करना है पहले तो। फर्स्ट स्टेप, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो आपने सबसे पहले 4 कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, वाटर बैलेंस करने के लिए 5H2O लिखेंगे और 13/2 ऑक्सीजन आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, अगर किसी को बाई 2 लिखने में प्रॉब्लम है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता है। So that is 2 moles of C4H10 plus 13 moles of oxygen, 8 moles of CO2, 10 moles of water। पहले एक बार केयरफुली चेक कर लो, अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ आ रहा है तो बताना। सबसे पहले फटाफट बैलेंसिंग चेक करनी है। फर्स्ट स्टेप क्लियर, बैलेंसिंग सबसे पहला काम। दूसरे स्टेप में देखो हमारे पास 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन दे रखा है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो विच इज 58, ये 0.1 मोल आ जाएगा।
अब मैंने आपको रूल सिखाया कि कोई भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्शन होती है दैट इज इन द मोल रेशियो ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये मोल रेशियो होगा। CH4 will react in 2 moles, then 13 moles of oxygen, 8 moles of CO2 and 10 moles of water will form. तो अगर हमारा 0.1 मोल्स का 2 मोल कंज्यूम हो रहा है तो 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। तो अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो 13/2 और अगर 0.1 मोल कंज्यूम होगा तो 13/2 into 0.1। सिमिलरली 2 मोल से CO2 बन रहा है 8 मोल, तो 1 से बनेगा 4 मोल, तो 0.1 मोल से कितना जनरेट होगा 0.4। सिमिलरली 2 मोल से 10 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है, तो 1 मोल से 5 मोल फॉर्म होगा, 0.1 मोल से 0.5 मोल फॉर्म होगा। सर ये 5.8/58 क्यों किया गया? बेटा मोल्स निकालेंगे ना, 5.8 इज मास, मॉलिक्यूलर मास निकालो C4H10 का। C4H10 का मॉलिक्यूलर मास 58 ही आएगा मुझे लगता है। सो मास अपॉन मोलर मास इज मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ओके। बस इसको सिंपलीफाई कर देना है, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इन ऑल द केसेस सो इट इज 1.3/2 into 32, इतनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई। मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड आ गया। मास ऑफ CO2 अगर फॉर्म लिखोगे क्या हो जाएगा 0.4 into 44। मास ऑफ वाटर फॉर्म लिखेंगे अगर हम तो वैल्यू आ जाएगी 0.5। बाद में चाहो तो आप कंजर्वेशन ऑफ मास चेक कर सकते हो। सर आपने 0.4 और 0.5 सर इनको हाफ करने के लिए लिखा है ना, मतलब सर 8 को। बेटा मैंने रेशियो लगाया है, 2 मोल से 8 मोल बन रहा है। देखो फोकस करना है रेशियो वाले पार्ट पे, अगर रेशियो वाला पार्ट समझ आएगा तो आपको क्लिक करेगा। ये 2 मोल्स देखो रिएक्ट कर रहा है और इसका 8 मोल बन रहा है, ठीक है। 2:8 का रेशियो है, सो रेशियो इज 1:4 और 0.1:0.4। रेशियो मस्ट बी सेम एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ मोल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ मास। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि 9th-10th लेवल पे इस चीज को हम लोग मास से सॉल्व करना सिखा देते हैं। आपको ज्यादातर बार कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देते हैं या सिंपली मोलर मास के मास से कंपेयर करके सॉल्व करा देते हैं, तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। वो टेक्निक मैं भी बता सकता हूँ, बट उसका एडवांटेज नहीं है क्योंकि अभी हमें टिपिकल आईआईटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर मैं 1-2 सिंपल सवाल सॉल्व करना आपको सिखा भी दूं तो उससे कुछ बहुत एडेड एडवांटेज नहीं होना है। उसका नुकसान ये होगा कि आप ये तरीके पे फोकस ही नहीं करोगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आपको थोड़ा एफर्ट लगा के बैलेंसिंग नहीं है। हाँ सर बैलेंसिंग आपने कैसी करी वो एक बार बता देते। बैलेंसिंग कैसे करते हैं बेटा? सर इतनी लंबी सर नहीं आती है ना, नंबर कुछ 13 करना तक ही नहीं पहुंच गई है। थी। पहले आपने 4 कार्बन लिया, हाँ सर। तो 4 कार्बन आपने बैलेंस कर दिया। यस सर। फिर हाइड्रोजन 10 है तो उसको बैलेंस करने के लिए 5 हाइड्रोजन लिख के हाइड्रोजन 10 बैलेंस कर लिया। हाँ सर वो तो समझ गई। अब राइट साइड के ऑक्सीजन गिनो कितने, 4 2 से 8 + 5 13। हाँ सर। और राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, O2 है तो 13/2 लिख लिया। अच्छा अच्छा ठीक है सर। फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर समझ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इसके बाद हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे, परसेंटेज यील्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे परसेंटेज यील्ड। So this is YIELD. हाँ, यील्ड मतलब होता है कितने परसेंट बन रहा है, YIELD यहाँ पर।
अब देखो क्या होता है कि अभी जैसे हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे 2 मोल C4H10 रिएक्ट कर रहा है तो उससे 8 मोल CO2 फॉर्म हो रहा है। अब अगर 100% कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में तब तो ऐसा होगा, बट आप जानते हो जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कराई जाती है उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज भी होता है। जैसे मान लो अपने व्हीकल की बात करें तो अपने व्हीकल में अगर हम पेट्रोल बर्न करते हैं तो जितना पेट्रोल डालते हैं वो पूरा एनर्जी में थोड़ी कन्वर्ट होता है, उसमें से कुछ CO2 बनता है, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कुछ और फ्यूल बन जाते हैं, कुछ अनबर्न पार्टी रह जाता है। तो इट मींस 100% कंबशन नहीं हो रहा है या कोई भी रिएक्शन हो रही है वो 100% तक नहीं पहुंच रही है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जितने परसेंट एक्चुअल प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। समझ आया? मतलब अगर हम कोई भी केमिकल इक्वेशन कराते हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट वेस्ट हो जाएगा, कुछ वेसल में स्टिक रह जाएगा, ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से 100% रिएक्शन ना हो रही। अगर क्वेश्चन में यील्ड नहीं लिखा हुआ है तब तो हम मान के चलेंगे 100% रिएक्ट कर रहा है, बट देयर आर क्वेश्चन जहां लोग थोड़ा ट्रिकी करने के लिए या क्वेश्चन को थोड़ा और टेक्निकल करने के लिए स्पेशली एडवांस लेवल पे ये चीज मेंशन कर देते हैं कि रिएक्शन की यील्ड से 40% या 60% है। उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं करना होता है, जो तरीका मैंने आपको सिखाया पहले आप उससे अमाउंट निकाल लो और बाद में जितने परसेंट यील्ड दे रखी है उतने ही परसेंट फाइनल प्रोडक्ट लिख दो। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए नीचे, राइट डाउन परसेंटेज यील्ड इज the percentage amount of product formed. Percentage yield is the percentage amount of product formed with respect to the maximum amount of product formed in a chemical equation. Percentage yield is the percentage. Sir, can you repeat? Percentage yield is the percentage of the product formed with respect to the maximum amount of product formed. मतलब अगर आपको कभी भी परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो आएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म into 100. ठीक है, मतलब जैसे अभी हम लोग जो पहले स्टेप से सीखा कि स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है वो आप निकाल लो, और फिर आपसे बोला गया लेट्स से 40% यील्ड है, तो मतलब जितना अमाउंट आपने बनाया उसका 40% आंसर लिख दो। तो अगर आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कभी भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है उसमें परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आया? उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए सर परसेंटेज यील्ड अगर किसी क्वेश्चन में निकालना होगा तो स्पेसिफाई दिया होगा उसमें।
हाँ, उसमें कितना एक्चुअल अमाउंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है गिवन होगा और मैक्सिमम कितना बना सकते हैं वो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। मोस्टली उल्टा करना होता है, आपको यील्ड दी होती है और आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिखना होता है। अभी मैं क्वेश्चन से सिखा रहा हूँ। हमारे पास एक सब्सटेंस है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हमने हीट करा तो इससे नाइट्रोजन बनता है, Cr2O3 बनता है और वाटर बनता है। पहले आप इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक कर लो एक बार जल्दी से। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर रहे हैं, इससे N2 बन रहा है, Cr2O3 बन रहा है और वाटर बन रहा है। सब बैलेंस है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में लिखो फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन अबव केमिकल इक्वेशन फ्रॉम find the amount of products formed in the above equation from 50.4 gram of ammonium dichromate, find the amount of different products formed in the above chemical equation from 50.4 gram of ammonium dichromate from 50.4 gram of ammonium dichromate if the yield of chemical equation is 60%. If the yield of chemical equation is 60%. The yield of the chemical equation is 60%. तो देखो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। पहले आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, जो मैंने पहले ही चेक करा दिया आपको, इक्वेशन आपने बैलेंस कर ली है। फिर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले, तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताना है आपको। क्रोमियम का एटॉमिक मास 54 होता है, अगर 52 होता है, अगर आपको नहीं पता तो क्रोमियम इज 52। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम इज 52। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके नाइट्रोजन, Cr2O3 और वाटर बनाना है। अमाउंट दे रखा है 50.4 ग्राम। आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है एक बार। 252 ग्राम से सर 252 तो आपको इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 252। 0.2 तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.2। हाँ सर, यस सर 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल्स आ गए पहले। अभी क्या करना है कि कंजर्वेशन ऑफ आपको सिंपली इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो आपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नोटिस कर लिए। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर 1:1:1:4। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर 1:1:1:4। ये चीज समझ आ रही है? देखो कोशिश करनी है कि ऐसे ही करना है। शुरुआत में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप अपनी पुरानी टेक्निक से भी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। आपको आसान भी लग सकता है, बट ट्राई के जो वैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें यही फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज हम टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1:1:1:4 है, तो अभी हमारे पास अगर इसके 0.2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके भी 0.2 मोल फॉर्म होंगे, इसके भी 0.2 मोल फॉर्म होंगे और इसके 0.2 into 4 मोल्स फॉर्म होंगे अगर 100% यील्ड है। बट आपको क्वेश्चन में कितनी यील्ड दे रखी है? 60%। तो समझ आ गया, पहले हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब इसकी यील्ड 60% है, तो 60% है मतलब जो 0.2 मोल बना है वो एक्चुअली में 0.2 का 60% बनेगा। समझ आई बात? अब अगर हम यहाँ से अलग अलग अमाउंट लिखेंगे तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इफ वी राइट तो इट इज 0.2 into 28। ये मैक्सिमम नाइट्रोजन बनना चाहिए था, बट एक्चुअली में इसका 60% बन रहा है। बाकी क्या हो रहा है वो वेस्ट हो जा रहा है, वो आपको नहीं पता। अगर इस इक्वेशन का नाम याद करना है, इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग वोल्केनो रिएक्शन बोलते हैं। अगर याद करना चाहो तो अभी ठीक है, नहीं तो 12th बोर्ड्स में आएगा तब सिखाएंगे बात। नेक्स्ट सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकाला किसी ने? Cr2O3 का मॉलिक्यूलर मास बताइए।
सर 152. सर 152. सर 152. हाँ परफेक्ट, और इसका भी 60% फॉर्म होगा। एंड द लास्ट स्टेप इज अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.2 into 4 into 18। ये इसका 100% यील्ड होती तो अमाउंट आता, और एक्चुअल यील्ड कितनी है 60%, तो उससे इसका फाइनल अमाउंट। एक बार क्विकली सबके फाइनल अमाउंट चेक कर लीजिए। निकाल लो क्या है? सर 3.36, 18.24, 8.64. ठीक है, अभी सॉल्विंग आप कर लोगे ना अपने आप, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सर जैसे ये जो रिएक्शन है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट होएगा? वायलेट नहीं होगा बेटा, जो रिएक्टेंट है ना वो पूरा कंज्यूम ही नहीं होगा, तो कुछ वेस्ट मटेरियल और होगा। इस पूरे प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बने वो तो बने ही बने, प्लस कुछ वेस्ट मटेरियल और होगा, उसका मास और जोड़ देंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल बी वैलिड, क्योंकि हर केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है, केवल लॉ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस को छोड़ के। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस इसमें क्या होगा कि जो आपने प्रोडक्ट्स लिखे हैं उसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल और बनेगा, तो वो वेस्ट मटेरियल क्या होगा, वो जो अगर पता होगा तो उसका अमाउंट और जोड़ देंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड। 60% यील्ड का मतलब हुआ कि जो 40% है वो वेस्ट हो जा रहा है, वो केवल रिएक्टेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई एब्सर्ड प्रोडक्ट बन सकता है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। उस टेक्निकल पार्ट पे नहीं जाना है प्लीज, हम लोग जब केमिकल इक्वेशंस या प्रैक्टिकली इक्वेशंस लिखेंगे तब आपको और एक्चुअल में समझ में आएगा। अभी मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूँ वो कैलकुलेशन एस्पेक्ट से सिखा रहा हूँ। इफ यू विल से 60% yield, it means 40% is wastage। 40% is wastage, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आपको याद हो तो हमने जब कंजर्वेशन ऑफ मास का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था जिंक वाला, अगर आपको याद हो तो जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन जब H2SO4 से कराई थी तो उसमें लिखा था कुछ अनरिएक्टेड मटेरियल रह जा रहा है, उस अनरिएक्टेड मटेरियल का मास एक साथ दिया था, तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड करके दिखाया था, याद आया? डीपीपी नंबर 9 में, होम असाइनमेंट नंबर 9 में एक क्वेश्चन था इस तरीके का। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम लिख रहे हैं हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट टाइटल लिखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, write down it is the mass percentage of every element. It is the mass percentage of every element. It is the mass percentage of every element in a given compound. It is the mass percentage of every element in a given compound. इस चीज को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज। So you know that formula of glucose is C6H12O6. तो अगर हम यहाँ से मास परसेंट ऑफ कार्बन लिखेंगे तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 180 होता है। तो अगर हम 180 ग्राम ग्लूकोज लेंगे तो उसमें कार्बन कितना होगा 12 into 6, टोटल मास 180 into 100। समझ आया? अब तो आसानी से समझ आ रहा होगा, लोग इतने दिन से बोल सीख रहे हैं।
ऐसे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे तो हाइड्रोजन का मास हुआ 12 into 1, टोटल मास 180 into 100, एंड लास्ट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे, so 6 into 16 upon 180 into 100. अब सबके मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए करें. पहला वाला टर्म सॉल्व हो गया 40%. टेक्निक तो समझ आ गई ना. किसी भी सब्सटेंस का मास परसेंटेज अगर या परसेंटेज कॉम्पोजिशन कभी भी कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लो और मॉलिक्यूलर वेट के अंदर आपको हर एलिमेंट का अलग अलग अमाउंट पता होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज निकाल दो. ऐसे ही ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स होंगे तो परसेंटेज तो ये ठीक है. ऐसे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालो. तो 6.67% आ जाएगा. सिमिलरली ऑक्सीजन का निकाल दो. एक 6.67 आ जाएगा, एक 40% आ जाएगा और एक 53.33% आ जाएगा. एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो. कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. अब यहाँ पे भी देखो हम लोग अगर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालेंगे दिस कम्स आउट टू बी 40/100. अगर आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालोगे तो 100 आएगा. ऐसे परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है. देखो यहाँ कोइंसिडेंस है, इसका मॉलिक्यूलर मास ही 100 है तो सीधे सीधे जो अमाउंट आता जा रहा है वही आंसर आ जाएगा. दो क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो. कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ पोटैश एलम. पोटैश एलम का फॉर्मूला याद है? यस A2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2. ठीक है. दूसरे केस में लिखेंगे कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट.
फिर 2 क्वेश्चन हो गए जो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। अलॉन्ग विद दिस मैं आपके साथ अभी एक होम असाइनमेंट 11 शेयर करूंगा, उसको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको मोल्स के साथ केमिकल इक्वेशंस को डील करना है। मेजर क्वेश्चन उसमें उसी सेगमेंट के, तो वो आपको फटाफट करना है, ठीक है।